subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic physiology of the insulin, glucagon and the somatostatins, and these are the pancreatic hormone. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेंक्रियाटिक हार्मोन्स के बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में बात करें इस टॉपिक की। तो ये जो टॉपिक है आपके इंडोक्राइन फिजियोलॉजी के अंदर में आते हैं। फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में ये आते हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो दिस वीडियो कंटेन्स pancreatic hormones, the basic physiology of the insulin, glucagon and the somatostatins. So basically pancreatic isolates contain three types of cells, endocrine cells. First is the alpha cells, second is the beta cells and third is the delta cells which release the endocrine hormone. ठीक है, and this is the pancreatic gland. ये आपके pancreatic glands हैं जिसमें आपके दो तरीके से glands होते हैं। आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एक होते हैं आपके इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये आपके पेंक्रियाज है। तो इस आपकी बात करें पेंक्रियाटिक ग्लैंड्स में, तो ये जो आपका सेल्स हैं ये एक तरीके से एसिनर सेल्स हैं जो कि सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम बाय द पेंक्रियाटिक डक्ट, जो कि एक तरीके से एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं। जबकि ये जो सेल्स हैं इनमें होते हैं आपके ये आपके आइसोलेट्स ऑफ पेंक्रियाज हैं जिसमें आपके इंडोक्राइन सेल्स रहते हैं जिससे इंडोक्राइन हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं। बात करें डिटेल में, जिसको हम देख सकते हैं ये आपका ब्लड कैपिलरीज हैं, ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एसिनर सेल्स हैं। ये जो सेल्स हैं पर्पल कलर का वो आपका अल्फा सेल्स है विच रिलीज द ग्लूकेगॉन। दिस आर द बीटा सेल्स विच रिलीज द इंसुलिन हार्मोन, एंड दिस इज द delta cells, this is the delta cells which release the somatostatins, and this is the F cells which secrete the pancreatic polypeptide. बात करें इनके कंटेंट की कि आपके जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है या फिर पेंक्रियाटिक ग्लैंड्स हैं उनमें कितने प्रेजेंस होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अल्फा सेल्स होते हैं 20 to 25% जो रिलीज करते हैं ग्लूकेगॉन, GLP-1 एंड GLP-2। बीटा सेल्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं बाकी के कंपेरिजन पे, जो रिलीज करते हैं इंसुलिन एंड एमाइलिन। एंड नेक्स्ट इज द डेल्टा सेल्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 15% विच रिलीज द सोमेटोस्टेटिन। एंड नेक्स्ट इज द एफ सेल्स जो कि आपके 5 to 10% होते हैं और ये रिलीज करते हैं पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। ओके, सो now come to the basic functions. The major function of the pancreatic hormone is the regulation of blood glucose level. इनका जो मेन काम है इन पूरे पेंक्रियाटिक हार्मोन का वो है आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखना, एक तरीके से रेगुलेट करना। ठीक है, तो बेसिकली बात करें हम नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की। सो दिस आर द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये फास्टिंग है, जो फास्टिंग कंडीशन में मतलब बिफोर द मील या आपके पोस्ट मील, आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद और खाना खाने के पहले आपके जो ब्लड शुगर लेवल है वो कितने होने चाहिए, कितना रहते हैं आपके डायबिटिक कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन पे या प्री डायबिटिक कंडीशन पे। तो बेसिकली जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, नॉर्मल जो आपका ह्यूमन एडल्ट कंडीशंस हैं आपके +20 ईयर के, उनमें बेसिकली जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो होता है आपका 70 to 100 mg पर डेसीलीटर, मीन्स 70 to 100 mg आपके 100 ml ब्लड में प्रेजेंस होते हैं। सिमिलरली आफ्टर द मील मतलब पोस्ट मील में आपके होते हैं अप्रोक्सीमेटली 70 to 140 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द प्री डायबिटिक कंडीशन इन विच द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज अप्रोक्सीमेटली 101 मीन्स 101 to 125 mg पर डेसीलीटर, एंड द पोस्ट मील इज 141 to 200 mg पर डेसीलीटर। एंड इन डायबिटिक कंडीशन, जो कि एक तरह से डायबिटिक मेल्टर्स की बात कर रहे हैं, आपकी ब्लड शुगर बीमारी की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपका जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कंटिन्यूसली मोर देन 125 mg पर डेसीलीटर होता है, जबकि आपका जो पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल है वो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 200 होता है। सो बेसिकली द इंसुलिन लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल वाइल ग्लूकेगॉन इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, एंड द सोमेटोस्टेटिन्स कंट्रोल द एक्शन ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है इंसुलिन एक तरीके से ग्लूकेगॉन के फिजियोलॉजी को एंटागोनाइज करता है, कम करता है, या इसके रिलीज को कम करता है, जबकि ग्लूकेगॉन जो है इंसुलिन के एक्शन को कम करता है और ये जो सोमेटोस्टेटिन्स हैं इन दोनों के एक्शन को कम करता है फिजियोलॉजिकली। बात करते हैं वन बाय वन। तो पहला इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट आपके हार्मोन है वो है आपका इंसुलिन हार्मोन।
इस इंसुलिन हार्मोन से बेसिकली क्वेश्चंस आपके फ्रिक्वेंटली आते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस भी आते हैं और थ्योरेटिकल बेस भी आते हैं, तो इसलिए हम इंसुलिन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट इज द इंसुलिन हार्मोन। सो इंसुलिन, so basically insulin is isolated in 1921 by Banting and Best and used clinically in 1922। तो इंसुलिन का जो आइसोलेशन है वो बेंटिंग एंड बेट्स ने किया था। ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि किन्होंने किया था, तो बेसिकली बेंटिंग एंड बेट्स ने 1921 पे इसको आइसोलेट किया था, जबकि इसका जो क्लिनिकली यूज़ है वो आपके 1922 से स्टार्ट हुआ। एंड इट इज़ द एमिनो एसिड्स, ठीक है, ये आपके पेप्टाइड्स चेन होते हैं, इनमें एमिनो एसिड्स होते हैं। तो बेसिकली द एमिनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ द इंसुलिन was determined by the Sanger groups। सेंगर साइंटिस्ट हैं, उनके ग्रुप ने, उनके कलीग्स ने ही आपके इंसुलिन में कितने एमिनो एसिड्स प्रेजेंस होते हैं, कितने एमिनो एसिड का बना होता है, उसको एक तरीके से कैम्ब्रिज में 1955 पे डिस्क्राइब किया था, जो कि अप्रोक्सीमेटली 51 एमिनो एसिड का बना होता है, जिसमें होते हैं 2 चेन्स। सो इट इज मेड अप 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। फर्स्ट इज द चेन ए, दिस इज द एसिडिक चेन एंड इट कंटेन्स 21 एमिनो एसिड। एंड second is the B chain, there is a basic in nature and this contains 30 amino acids। तो बेसिकली A चेन और B चेन होते हैं आपके। ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि A चेन में कितने आपके एमिनो एसिड्स होते हैं और B चेन में कितने आपके एमिनो एसिड्स होते हैं। तो बेसिकली आपके 21 होते हैं A चेन पे और 30 होते हैं आपके B चेन पे। बात करें टोटल की, होता है आपका 51 चेन। एंड द चेन A एंड B आर लिंक्ड टुगेदर बाई 2 डाइसल्फाइड ब्रिज। ये जो चेन ए और बी है दोनों आपस में लिंक होते हैं 2 सल्फाइड बॉन्ड के बीच बॉन्ड से। हम आगे बात करेंगे किस तरीके से आपके कहाँ पे किस पोजीशन पे ये बॉन्ड क्रिएट होते हैं। ये भी आपके एग्जाम में आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में कि इंसुलिन के जो 2 चेन्स हैं, चेन ए और बी, वो किन पोजीशन पे किन एमिनो एसिड से लिंकअप होते हैं। एंड इट इज बायोसिंथेसाइज विद इन द पैंक्रियाटिक बीटा cells from the pro-pre-insulin, and this is the single chain. It is contains 86 amino acids. तो इनका जो सिंथेसिस है वो हमारे पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में होते हैं। उनमें भी आपके बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि बात करें सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि बात करें RER की हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हो, या फिर आपके गोल्गी बॉडीज़ की हो, तो उनमें ये बेसिकली सिंथेसाइज होते हैं। और ये बेसिकली सिंथेसाइज होते हैं आपके प्री इंसुलिन से। तो बेसिकली इट इज सिंथेसाइज बाय द प्री इंसुलिन in the RER, then it converts into the pre-insulin in the Golgi body, and then it release the insulin by the granules। ठीक है, तो हम आगे भी बात करेंगे। तो बेसिकली ये आपके इंसुलिन है, ये बेसिकली आपके प्रो इंसुलिन है, ठीक है, जिनमें आपके A चेन B चेन प्रेजेंस होते हैं। बाद में होते हैं इसमें C पेप्टाइड्स, और आपके ये है N टर्मिनल सिंगल पेप्टाइड। फिर ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बीटा सेल्स के ये जो एन टर्मिनल सिंगल पेप्टाइड चेन है वो निकल जाते हैं, और ये बनते हैं एक तरीके से यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट होता है इन दोनों चेन्स के बीच में, चेन ए और चेन बी के बीच में। और इस चेन ए में भी आपके एक बॉन्ड क्रिएट होते हैं, हम आगे बात करेंगे। ये आपका ये आपका प्रो इंसुलिन जो बनता है आपके गोल्गी एपेटस पे। फिर यहाँ पे इनका जो असेंबलिंग प्रॉपर तरीके से होता है, और अप्रोक्सीमेटली इसमें C पेप्टाइड्स निकलते हैं बाहर, और आपके चेन ए और चेन बी आपके बनते हैं, जो कि आपका एक तरीके से इंसुलिन है, जिसका T हाफ होता है 6 मिनट्स का अप्रोक्सीमेटली, मतलब बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। ठीक है, जबकि C पेप्टाइड्स जो हैं बहुत ही हाईली इंसुलिन के कंपेरिजन में जो T हाफ है वो हाईली होता है आपका इंसुलिन के कंपेरिजन पे। एंड इट इज़ अ मार्कर ऑफ इंसुलिन सिंथेसिस इन द सिक्रीशन। एक तरीके से जो C पेप्टाइड्स हैं, याद रखिए आप, ये एक तरीके से बायोमार्कर्स हैं इंसुलिन के सिंथेसिस और रिलीज के लिए। ठीक है, ये आपके जाहिर सी बात है जितना बनेंगे उतना इंसुलिन भी बनेगा। एंड नाउ कम टू द बेसिक बॉन्ड्स। तो बेसिकली ये आपके चेन ए है, ये चेन बी है, ये आपके एमिनो एसिड्स का सीक्वेंसेस है, जिसको सेंगर एंड ग्रुप ने डिस्कवर किया था, डिटरमाइन किया था। तो बेसिकली इसकी जो पोजीशन नंबर 7 पे, दोनों के पोजीशन नंबर 7 बी के, जिसमें होते हैं सिस्टीन, इनके बीच में होता है सल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड। याद रखिए पोजीशन नंबर 7 पे सिस्टीन वाले एमिनो एसिड्स पे बनता है। उसके अलावा पोजीशन नंबर 20 एंड 19, बी चेन का 19 और ए चेन का 20-19 पे ही बनता है, एक बनता है, दोनों ही सिस्टीन्स होते हैं, बनेगा डाइसल्फाइड ब्रिज। उसके अलावा जो आपका 6 पोजीशन और 11 पोजीशन के बीच में जो सिस्टीन होते हैं उनके बीच में भी एक सल्फाइड बॉन्ड क्रिएट होता है। इन दोनों का जो लिंकअप है आपस में, जो ब्रिज हैं वो 2 बॉन्ड से होते हैं, एक पोजीशन नंबर 7 पे
मतलब ए का 7 और बी का 7, एक है आपका ए का 20 और बी का 19, 20 और 21 पे, और दोनों ही लिंकेज जो है सिस्टीन वाले एमिनो एसिड्स पे होते हैं। जबकि जो ए चेन में भी सल्फाइड बॉन्ड बनते हैं उनमें बनते हैं 6 और 11 पोजीशन पे, वो भी सिस्टीन आपके एमिनो एसिड्स पे, ठीक है। एंड नाउ कम टू द बेसिक फंक्शंस ऑफ द इंसुलिन। So we know that the insulin decrease the blood glucose level. So basically it acts on cell surface receptor, that is a tyrosine kinase linked receptors. ये भी याद रखिए कि ये किस सिग्नल पाथवे के थ्रू काम करता है हमारे बॉडी में। ये इंसुलिन के स्पेसिफिक इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं हमारे सेल्स में, खासकर आपके लीवर हैं, आपके मसल्स हैं, फैट सेल्स हैं, इनमें ये प्रेजेंस होते हैं। और ये एक तरीके से उनमें जो आपके रिसेप्टर के टाइप होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं 4 टाइप के होते हैं, उनमें से एक होता है आपका टायरोसिन काइनेस लिंक्ड रिसेप्टर्स, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम्ड लिंक्ड रिसेप्टर्स। तो उस पाथवे के थ्रू ये काम करता है और ये फिर अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है। ये कौन सा रिस्पॉन्स को करेंगे? इट लोअर्स द न्यूट्रिएंट्स लेवल, ब्लड लेवल्स इन ब्लड। ये ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, जो भी एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि बात करें हम लोग ग्लूकोज की, एमिनो एसिड्स की या फैटी एसिड्स की, इनकी लेवल को ये कंट्रोल करता है, कम करता है, ठीक है। जबकि इनका जो स्टोरेज है वो उसको बढ़ाता है। हम बात करते हैं आगे। सो बेसिकली इट प्रमोट्स द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय सेल्स। तो सेल्स जो भी आपके लीवर सेल्स हैं या मसल सेल्स हैं, उनमें ये जो इनका जो ग्लूकोज का या एमिनो एसिड्स का अपटेक को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इंक्रीज द ग्लाइकोजेनेसिस, मीन्स ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। तो एक वर्ड है आपका ग्लाइकोजेनेसिस, जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको याद रखिए, ठीक है, जो कि आपके लीवर में या मसल्स में ये होते हैं। नेक्स्ट है इट इंक्रीज द लिपोजेनेसिस, मीन्स फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स और फैटी एसिड्स, एंड इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस। तो अल्टीमेटली ये आपके इसेंशियल मॉलिक्यूल से जो आपका मेन आपका स्टोरेज है, आपके प्रोटीन हैं, आपके लिपिड्स हैं, आपके ग्लाइकोजन्स हैं, उनको फॉर्मेशन करता है। जो इसेंशियल मॉलिक्यूल्स है उसको कम करता है, जो कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स या फिर आपके फैटी एसिड्स होते हैं। एंड इट आल्सो डिक्रीज द ग्लाइकोजिनोलिसिस, मीन्स ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ग्लाइकोजन, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। एंड नेक्स्ट इज द gluconeogenesis. It also decreases the gluconeogenesis, means formation of glucose from the other non-carbohydrate sources like proteins and lipids. तो ये आपके जो एमिनो एसिड्स हैं या फैटी एसिड्स हैं, इनसे भी आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे के थ्रू ग्लूकोज बन सकता है, इसलिए इस पाथवे को ये इनहिबिट करता है। अल्टीमेटली किसी भी तरीके से ग्लूकोज लेवल को कम करने की कोशिश कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर में। एंड इट आल्सो कॉज द लिपोलिसिस, मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, inhibit the lipolysis, not increase, it decrease the lipolysis and protein breakdown। तो ये प्रोटीन ब्रेकडाउन या लिपिड ब्रेकडाउन को एक कम करता है। तो अल्टीमेटली ये जो मेजर सोर्सेस हैं, एनर्जी के सोर्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं या फिर ग्लाइकोजन्स हैं, उनको स्टोर रखता है इमरजेंसी के लिए, क्योंकि ये जो आपके सिस्टम है हमारे रेस्टिंग डाइजेस्ट कंडीशन पे ज़्यादा हाईली एक्टिव रहते हैं, उसमें इंसुलिन रिलीज होता है और इंसुलिन अपना काम करता है। जो भी एनर्जी है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है, इसलिए जो ग्लूकोज जो है एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ग्लूकोज एनर्जी उसमें कम की जरूरत होती है, इसलिए जो एनर्जी है वो आपके ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बन जाता है, एक प्राइमरी एक स्टोरेज के रूप में। जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है तब ये जो ग्लाइकोजन है फिर ग्लूकोज से बनेगा, फिर ग्लूकोज से बनेगा आपका एनर्जी, ठीक है। तो ये बात करते हैं हम इसके बेसिक एक्शंस की, जिसकी हम बात कर चुके हैं। ये जो बेसिकली आपका इंसुलिन है, ये मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो, फैट हो या प्रोटीन हो, इसके मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर करता है। ये बेसिकली आपके लीवर सेल्स में, आपके फैट सेल्स में और आपके मसल्स में काम करते हैं। तो ये जो आपके इंसुलिन है हमारे लीवर सेल्स में ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलिसिस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द अदर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, एंड ग्लाइकोजिनोसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को इनहिबिट करता है। जबकि इट इंक्रीज द ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। तो अल्टीमेटली ग्लूकोज को हमारे बॉडी के अंदर में रहने नहीं देता। जो भी ग्लूकोज होंगे उसको ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, और बाकी जो ग्लूकोज बचेंगे उसको ग्लाइकोजिनोजेनेसिस के थ्रू ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बात करें फैट में, तो इसको करता है आपका लिपोजेनेसिस, मीन्स सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स, एंड डिक्रीज द लिपोलिसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ द लिपिड। ये आपके लिपिड फॉर्मेशन को बढ़ाता है, जबकि लिपिड ब्रेकडाउन को कम करता है।
सेम प्रोटीन पे ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन को कम करता है हमारे लीवर्स पे। बात करें फैट पे, तो फैट सेल्स में ग्लूकोज का अपटेक या ग्लिसरॉल का सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। और बात करें फैट की, तो इसमें आपके ट्राइग्लिसराइड्स का सिंथेसिस या फैटी सिंथेसिस जो है बढ़ाता है और लिपोलिसिस को कम करता है। बात करें मसल्स में, तो ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज करेगा, ग्लाइकोलिसिस को इंक्रीज करेगा एंड ग्लाइकोजेनेसिस को भी इंक्रीज करेगा। या बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन में ये एमिनो एसिड्स के अपटेक को इंक्रीज करेगा हमारे मसल्स में और प्रोटीन सिंथेसिस को भी इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से ये जो इंसुलिन है वर्क करता है हमारे पूरे बॉडी में। ये इनके हैं बेसिक फिजियोलॉजी। एंड नाउ कम टू द इंसुलिन रेगुलेटर। इंसुलिन को किस कौन कौन से सिस्टम्स हैं, कौन कौन से चीज़ें हैं जो रेगुलेट करती हैं, उनकी लेवल को कम या अधिक कर सकते हैं। तो जब भी हम फूड मटेरियल लेते हैं, तो फूड मटेरियल में जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, आपके लिपिड्स हैं, उनमें से खासकर जो ब्लड में एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स, इनका लेवल बढ़ने से एक तरीके से बीटा सेल्स एक्टिवेट होते हैं और वो इंसुलिन रिलीज करते हैं। इसके अलावा आपके जीआईटी जो हार्मोन्स हैं, जो गेस्ट्रिन है, गेस्ट्रिन हार्मोन भी एक तरीके से बीटा सेल्स को एक्टिवेट करेंगे और इंसुलिन रिलीज कराएंगे। जो प्लस साइंस हैं वो आपके एक्टिवेटर हैं, आपके बीटा सेल्स का, जो कि इंसुलिन को रिलीज कराते हैं। और साथ में जो रेस्टिंग डाइजेस्टिंग कंडीशन में जो आपके पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो हैं, ये भी एक तरीके से हमारे इंसुलिन रिलीज को बढ़ाएंगे। जबकि जो अल्फा-2 रिसेप्टर्स के थ्रू आपके जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो एड्रेनलिन है, उस समय ये इंसुलिन बीटा सेल्स को इनएक्टिवेट करेंगे और इंसुलिन के रिलीज को कम करेंगे, क्योंकि उस समय हमको रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की, एनर्जी की। तो उस समय जो है आपके इंसुलिन रिलीज कम हो जाता है और ग्लूकागॉन रिलीज बढ़ जाता है। साथ साथ जो भी स्टोरेज है एनर्जी का, वो ब्रेकडाउन होता है, जस्ट अपोजिट, इंसुलिन के अपोजिट, ठीक है, ताकि ग्लूकोज बन सके। मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाएगा, ग्लाइकोजिनोलिसिस बढ़ जाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस कम हो जाएगा और ग्लूकोज बनाएगा ताकि एनर्जी हमको मिल सके। जबकि बात करें हम लोग एमाइलिन की, तो एमाइलिन एक तरीके से एक्टिवेट करता है एमाइलिन रिलीज के लिए, और आपका जो इंसुलिन खुद एक तरीके से हाई लेवल हो जाता है, तो वो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू बीटा सेल्स को इनएक्टिवेट करता है। उसके अलावा जो आपका डी सेल्स हैं और आपके अल्फा सेल्स हैं, जिससे रिलीज होता है सोमेटोस्टेटिन्स और ग्लूकागॉन, ये दोनों भी कम करते हैं। ये आप पॉजिटिव नहीं है, ये आपके नेगेटिव है, ठीक है, ये आपका रॉन्ग है, ये आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। ये आपके अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन जो हैं बीटा सेल्स को इनएक्टिवेट करते हैं। उसके अलावा बात करें हम लोग ड्रग की, एक ड्रग है आपका सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया जो है एक तरीके से आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग हैं या ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग हैं। मीन्स ये ग्लाइसीमिया को कम करते हैं, मतलब जो भी आपका हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, उसको ये कम करने वाले ड्रग होते हैं, जो कि इंसुलिन रिलीज को, सिक्रेशन को, सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ये भी जो सल्फोनाइल यूरिया ड्रग हैं, जितने भी आपकी एंटी डायबिटिक ड्रग हैं, वो भी बीटा सेल्स को एक्टिवेट करेंगे इंसुलिन रिलीज के लिए। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द इंसुलिन। एंड नाउ कम टू द बेसिक फंक्शंस ऑफ द ग्लूकागॉन। So basically glucagon act by cell surface receptors like G protein coupled receptors। तो जैसा कि हमने पिछले में देखा था, जो इंसुलिन है वो हमारे सेल्स के जो टायरोसिन काइनेस लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं उन पे वर्क करता है, जबकि जो ग्लूकागॉन है वो आपके G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है। हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं सेल कम्युनिकेशन वाले क्लास पे, सेल सिग्नलिंग वाले क्लास पे, कि 4 टाइप के होते हैं रिसेप्टर्स। एक होता है आपका लिगांड गेटेड आयन चैनल्स, एक होता है आपका GPCR, एक होता है आपका एंजाइम लिंक्ड, एक होता है न्यूक्लिक रिसेप्टर्स। तो जो इंसुलिन है वो एंजाइम लिंक्ड के थ्रू काम करता है, जबकि जो ग्लूकागॉन है वो GPCR मीन्स जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू काम करता है। इसमें GE और GS दोनों हो सकते हैं, अलग पाथवे हैं इसके। तो बेसिकली दे इंक्रीज इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय प्रोमोटिंग द ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इंसुलिन के अपोजिट इफेक्ट शो करेगा। ये हमारे बॉडी के अंदर में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। किसके थ्रू? ये जो है हमारे लीवर्स पे, मसल्स पे जो ग्लाइकोजिनोलिसिस है उसको इंक्रीज करेगा, मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन टू द ग्लूकोज। इसके अलावा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कॉज कराता है, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। एंड द सिक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द stimulated by the low blood sugar level and exercise and inhibited by the somatostatins and the insulin। इनका जो सिक्रेशन है वो एक तरीके से लो ब्लड ग्लूकोज लेवल के थ्रू या एक्सरसाइज के थ्रू इंक्रीज होता है, जबकि इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन्स दोनों ही इसके सिक्रेशन को कम करते हैं।
So these are the basic things about the glucagon, and next is the somatostatins. It is also known as the GHRIH, means आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन, ऐसे हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को कम करता है, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, उसको बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन्स। तो वहाँ पे एक बात करें तो वहाँ पे ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को कम करेगा। तो बेसिकली इट इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड द ग्लूकागॉन एज वेल एज बाय द हाइपोथैलेमिक कंट्रोल it inhibits the secretion of growth hormone by the anterior pituitary hormone, ठीक है, by the anterior pituitary glands। तो ये anterior pituitary glands में जो ग्रोथ हार्मोन की रिलीज है उसको भी कंट्रोल करता है, कम करता है। उसके अलावा जो हमारे पेंक्रियास से जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज है उसको भी ये कम करता है। सो दिस आर द बेसिक्स फिजियोलॉजी ऑफ द पेंक्रियाटिक endocrine hormones, insulin, somatostatins and the glucagon। And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment to the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.